हेलो बच्चों, मैं विशाल एंड वेलकम टू नीट एंड आईआईटी क्लास। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन दोनों पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ये जो वीडियो हमारी मैक्सिमम 30 या 40 मिनट्स की हो सकती है। तो हो सकता है कि सारे टॉपिक अच्छे से कवर ना हो पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ओके, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, मतलब जो दो चार्जेस है Q1 Q2, उनका प्रोडक्ट ओके वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 लेस देन 0। तो इन दोनों केस में आपको बताना है जो फोर्स है उसके नेचर क्या होगी, मतलब वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ओके, तो चलो अब अपने जो हमारा टॉपिक है आज का उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ से। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है, चार्ज की नेचर, ओके, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि जो सिमिलर चार्ज है या अनलाइक चार्ज है उनके बीच में फोर्स लगता है। सिमिलर चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है, और जो अनलाइक चार्ज होता है मतलब डिफरेंट मतलब प्लस और माइनस, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो उस फोर्स को हम कैसे मतलब आपका मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, वो शो किया था किसने, कूलॉम्स ने। तो वहां से नाम पड़ा क्या, कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पे देखिए, तो जो कूलॉम्स लॉ है वो क्या बताता है, वो फोर्स बताता है किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। ओके, तो कूलॉम्स लॉ, जैसे कि आपको पता है कि ये जो क्लासेस है हमारी स्पेशली क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखने वाले। ओके, हम केवल समझने पे फोकस करने वाले हैं। अगर आपको लिखना है तो हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं उनके लिंक हमने आपको दिए हुए, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दो चार्जेस Q1 एंड Q2 जो रखिए कहाँ पर, ए बी पे। ध्यान रहे, कूलॉम्स लॉ तभी एप्लीकेबल है अगर चार्जेस कैसे हो गए आपके, स्टैटिक हो, मतलब रखे हुए, मतलब वो उनके पास कोई मोमेंट नहीं हो। ओके, हमने माना है कि ये जो चार्ज है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r। ओके, और इनके बीच में एक मीडियम है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। ओके, आपको पता होना चाहिए जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1, इसका मतलब किसके लिए, एयर के लिए। अगर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इन्फिनिट है, कितनी है, इन्फिनिट, इसका मतलब है वो मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, हमने लास्ट में पढ़ा था ये सब। ओके, तो ये याद रखना तीनों पॉइंट। अब चलो यहाँ पर आते हैं, अगर हमारा इस तरह का सिस्टम है तो उनके बीच में जो फोर्स है वो डिफाइन करते हैं कितने, कूलॉम्स ने। तो वो आपका होता है, यहाँ पे देखिए F, मतलब जो फोर्स है इनके बीच में, वो चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट कीजिए, वो क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट होगा उतने इनके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। ओके, सेकंड, जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, ओके, 1/r का स्क्वायर। ओके, तो जो मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा कि जो डाइलेक्ट्रिक है उस पर भी डिपेंड करता है, किस पर, डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि इसके बीच में कौन सा ऐसा मीडियम रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, ये Q1 Q2 r स्क्वायर। अगर ये डाइलेक्ट्रिक रखा हो, क्या रखा हो, डाइलेक्ट्रिक, तो उस केस में हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे की ओर, अदरवाइज यहाँ पर हम k हटा सकते हैं। ओके, अगर मैं k रख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। ओके, मतलब एयर नहीं है। जब इस साइन को हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन है, तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसका जो वैल्यू है, पहले कांस्टेंट को लिखते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा आपका 1/4 Q1 Q2 k r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर दिमाग आपका चल रहा होगा, यार हम कैसे बताएं कि ये रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है। बड़ा सिंपल है, अगर Q1 और Q2 चार्ज का, यहाँ पे देखिए, Q1 Q2 चार्ज का प्रोडक्ट क्या हो, 0 से ज्यादा हो, क्या हो, 0 से ज्यादा। अब सोचो 0 से ज्यादा क्या मतलब, प्लस, मतलब Q1 भी प्लस Q2 भी प्लस। ओके, अगर Q1 एंड Q2 चार्ज का प्रोडक्ट क्या हो, 0 से कम, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी वैल्यू है वो माइनस में जा रही है, मतलब एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में। माइनस क्या होता है, 0 से छोटा। तो इसका मतलब है कि इस केस में एक चार्ज प्लस का और दूसरा चार्ज माइनस का है, इस केस में दोनों ही प्लस के दोनों ही माइनस के। जब आपके सेम चार्ज होते हैं वहां पर क्या होता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स।
जहाँ पे आपके चार्ज क्या होते हैं अनलाइक, वहाँ पे क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो इस केस में अट्रैक्टिव होगा, इस केस में क्या होगा रिपल्सिव होगा। अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारे पास ये टर्म आई है ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। ओके, क्या है ये कांस्टेंट 1/ε, इसकी वैल्यू फिक्स है बिकॉज कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ और ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे आया। ओके, अभी केवल यहाँ पर ध्यान रखिए। इसी तरह से जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन को धर ले जाइए और जो 9 × 10⁻⁹ है उसको धर ले जाइए, तो 1/4 पाई। ओके, तो जिसकी अप्रोक्स वैल्यू है वो आती है 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, याद रहेगा ये होता है आपका कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मीनिंग यहाँ पर जो है वो है परमिटिविटी। ओके, नाम से आपको पता चल रहा होगा जो परमिट करे। ओके, अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ओके ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इसके अंदर हमने मार्कर रख दिया, क्या रख दिया मार्कर या डस्टर रख दिया, मान लो डस्टर रख दिया। ओके, अब इस डस्टर की कितनी एबिलिटी है कि कितनी लाइन ये अपने अंदर से गुजारने देगा, मतलब परमिट करेगा कि कितनी लाइन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितनी लाइन इससे पास हो सकती है, वही क्या आपका उसे बोलते हैं परमिटिविटी। ओके, तो परमिटिविटी क्या है, इज नथिंग कि कोई भी सब्सटेंस की एबिलिटी जो आपका किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनको पास होने थे, ओके उसको परमिट करेगी, उससे नाम इसका क्या पड़ा परमिटिविटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बड़ा इजीली क्वेश्चन है और नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम से उनमें बन जाते हैं और जो नीट एग्जाम से उनमें कभी भी हो जाता है, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो एप्सिलॉन है, क्या है भैया एप्सिलॉन की डायमेंशन और यूनिट। ओके, अब देखिए डायमेंशन आप तभी निकाल सकते हो तब आपको थोड़ा बहुत पता हो। ओके, अब डायमेंशन निकालने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप रटो, रटने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे, हमारे पास फॉर्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके Q1 Q2/r²। हमने मान लिया K = क्या 1 का मतलब एयर। ओके, तो मीडियम क्या आपका एयर है। हमें क्या निकालना है एप्सिलॉन का डायमेंशन या यूनिट, सबसे पहले यूनिट निकालते हैं। ओके, जिसका भी यूनिट निकालना हो उसको आप सेपरेट ले लो, क्या ले लीजिए सेपरेट। सेपरेट का मतलब है कि उसको अलग से लिख लीजिए। तो भैया इसको तो इधर रहने दो और इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा F(r²) Q1 Q2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, पूरा क्या था कांस्टेंट, तो हम पूरे कांस्टेंट की पहले निकालते हैं यूनिट, उसके बाद देखते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए F का यूनिट क्या होता है फोर्स न्यूटन। ओके, R क्या डिस्टेंस, तो क्या हुआ मीटर स्क्वायर। ये क्या है चार्ज, क्या होता है कूलम्ब, ये भी क्या होगा कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो यूनिट है वो कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, अगर मुझे खाली किसकी निकालनी हो एप्सिलॉन की, किसकी एप्सिलॉन। ओके, निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन को इधर ले लीजिए बाकी सबको इधर ले जाइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो कूलम्ब ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी इसकी ऐसे। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो 4 पाई है 4 पाई के कांस्टेंट है, क्या भैया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट क्या होता है यूनिट लेस होता है। तो एप्सिलॉन की जो यूनिट है वो क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हमने यूनिट निकाल ली तो हम इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ओके, डायमेंशन कैसे, कूलम्ब की क्या होती है भैया 80, ये क्या है स्क्वायर, तो a का स्क्वायर t का स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन को होता है m(L)(T)-2। ओके, m क्या है मीटर के लिए, तो L²। ओके, अगर हम सबको सोल्व करते हैं, देखो सोल्व कैसे करना, सोल्व करना बड़ा सिंपल है, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ऐसे करना। देखिए सबसे पहले m को ऊपर ले जाइए, यहाँ पर m की पावर कितनी है 1, तो ऊपर कैसे जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर होगी m की पावर -1। ओके, l यहाँ पे कितने 1 2, ये 1 2 ये रहे, तो कितना हुआ 3, तो l नीचे कितने 3, तो l की पावर 3 है, ऊपर क्या में जाएगी माइनस में, तो l की पावर -3। ओके, t यहाँ पे कितने -2, इसको ऊपर ले जाओ, क्या में जाएगा प्लस में। ओके, तो प्लस की पावर ऊपर चली गई, पहले से 2 है तो कितने हो गए 2 2 4, तो t की पावर 4 और क्या बचा आपका a²। तो ये आपका डायमेंशन है किसका एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। ओके, दोनों की सेम है। तो ये था आपका एक ये बेसिक क्वेश्चन था। ओके, अब हम पढ़ते हैं आपका जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है
और कूलॉम्स फोर्स है, क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स। तो पहला डिफरेंस तो यही है भैया कि ये आपका डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे, ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे। दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम इसका लिखें तो F इक्वल 1/4πε0, ओ सॉरी नो 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 नो, कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ओके, तो ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ये आपका दो मास के बीच में, लेकिन जो लॉ है वो सेम है। ये भी किसका प्रोडक्ट, किसका चार्ज का, प्रोडक्ट किसका मास का। ओके, रेसिप्रोकल किसका, डिस्टेंस का, ये भी डिस्टेंस का। ओके, डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो सेम है। ये भी कांस्टेंट, जी भी क्या कांस्टेंट है, लेकिन ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब F इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें जो जी की वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, किससे, 1/ε0 से। ओके, 1/4πε0 से, तो बहुत ही कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा, ये जो फोर्स है वो आपका अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ये फोर्स हमेशा क्या होगा, हमेशा अट्रैक्टिव है। तो हमेशा क्या है, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये आपका अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ओके, तो ये अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, बट जो आपका ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमेशा, मतलब जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। याद रहेगा ये आपको। ओके, और दूसरी बात ये कि ये आपका डिपेंड किस पे करता है, डाइलेक्ट्रिक पे, मतलब इनके बीच में क्या मीडियम है, बट आपका जो ग्रेविटेशन लॉ है वो डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात ये है कि अगर दो चार्जेस के बीच में किसी तीसरे चार्ज को हम रख दें, किसी तीसरे चार्ज को रख दें, तो जो फोर्स है पहले दो चार्ज के बीच में, तो वो उसको मतलब चेंज नहीं कर सकता, मतलब फोर्स को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे समझिए, सपोज कीजिए ये दो चार्ज है ए बी, मतलब Q1 Q2। अभी इनके बीच में फोर्स कितना है, F है, मान लो F है। हमने क्या रख दिया, तीसरा चार्ज Q3, तो अभी भी इन दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा, F। तो कहने का मतलब है अगर हम किसी तीसरे चार्ज को हम रखते हैं तो उस केस में जो आपका फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेन केस है, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो आई थिंक ये चल नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो कुछ नहीं है यार, फील्ड क्या होता है, क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है कि मेरे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वही क्या है, मेरा क्षेत्र है, मतलब वो स्पेस जो किसी भी चार्ज के आसपास हो, मतलब ओके उसके अराउंड स्पेस, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह फील्ड क्या होगा, जैसे कि मेरा स्पेस है, मेरे आसपास का जो कॉलोनी है या मेरे आसपास की जो लोकेशन है वहाँ पे मुझे लोग जानते हैं। ओके, अगर आपको मेरे घर आना है तो आप कैसे आओगे, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनसे आप पूछ के आ सकते हैं। तो इसका मतलब कि जहाँ पर लोग मेरा नाम जान रहे हैं वो मेरा क्या है, मेरा फील्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो ये चार्ज है, इसका क्या है, ये मान लो स्पेस है। ओके, वो स्पेस जहाँ पर जो Q0 है, क्या है Q0, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सके, फील कर सके। ओके, तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग वो स्पेस जहाँ पर दूसरा चार्ज उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सके, फील कर सके, वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, और ये चार्ज जितना पास में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ओके, तो इजीली लिख सकते हैं कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग वो स्पेस जहां पर दूसरा चार्ज क्या कर दे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील करे, वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कुछ नहीं है भाई, Q0 पे क्या लग रहा है, फोर्स किसका, Q का ना। ओके, तो इंटेंसिटी को लिखते हैं E से,
क्यू नॉट पे क्या लगेगा, फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये कि आपका इंटेंसिटी। तो क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके इक्वल होगा, इंटेंसिटी के। हम कैसे लिखते हैं इसको, ई से। अब आप देख सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा, ई का यूनिट एफ क्या होता है, न्यूटन, ये क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और न्यूटन की डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, इसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, एम एल टी माइनस टू, और कूलम का क्या होगा, ए टी। अगर इसको हम सोल्व करते हैं जैसे हमने पीछे किया था, तो ए ऊपर गया हमें माइनस में, टी कहाँ गया ऊपर माइनस में, तो ये लिखा जाएगा एम एल ए माइनस वन, टी माइनस में क्या, पहले से 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, टी माइनस थ्री। ओके, तो ये आपका डायमेंशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और ये क्या आपका यूनिट। ओके, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब सपोज कीजिए इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर, मान लो आर। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस हमें गिवन है, वे चार्ज गिवन है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोर्स निकालते हैं बाय कूलॉम्ब लॉ। तो अगर हम कूलॉम्ब लॉ लें तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये तो पढ़ा था हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा, E इक्वल एफ ओवर क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट को मैं कहाँ लिया हूँ, एफ के ओवर में। ओके, देखिए एफ के ओवर में उसको लाना है जिस पर जो चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर रहा है दूसरे चार्ज के, जैसे कि यहाँ पे क्यू नॉट किसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील कर रहे हैं, क्यू के, तो क्यू नॉट कहाँ पे आया, नीचे आया। अगर ये क्यू चार्ज क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करे, फील करे, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, एफ ओवर क्यू। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको धर लिया है तो क्या बचेगा यहाँ पर, ओके, क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये हमारा क्या के, तो ये किसके इक्वल है भैया, ई के, तो ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, के भी हम कांस्टेंट मान सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को। ओके, आर, अब बाकी क्या बचा क्यू, अगर चार्ज हम क्या माने, कांस्टेंट माने। ओके, कि हमने एक बार चार्ज ले लिया, काम खत्म हो गया। तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ओके, वो डिपेंड किस पे कर रही है, आर स्क्वायर पे। मतलब जितनी तेजी से डिस्टेंस चेंज होगी उतनी तेजी से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। मतलब डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अब हम पढ़ने वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या। तो कुछ नहीं है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा सिंपल सा, कि चार्ज को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनिफॉर्मली। लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं कि जो आपका चार्ज है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, वो हम पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट होता है। ओके, कैसा होता है, डिस्क्रीट। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि कोई भी जो आपके पास सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, वो चाहे वायर हो या कुछ भी, तो उसका एक बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही स्मॉल एलिमेंट को लेते हैं हम, जहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ उस एलिमेंट पर जो चार्ज है वो कैसा मानते हैं वो हम मानते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। क्या मानते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर आप पूरे टेस्टर की बात करो तो पूरे टेस्टर पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करूँ क्या इसके बहुत ही एक स्मॉल पर्टिकुलर पार्ट की, सपोज करो इस पॉइंट की, खाली इस पॉइंट की, ओके, बहुत छोटा सा पॉइंट, सपोज करो कि मैंने चलो यहाँ पे लगा दिया इस पॉइंट की, मान लो ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर जो छोटा सा पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर चार्ज हम क्या मान के चलेंगे, कॉन्टिन्यूस, मतलब कि चार्ज हम मानेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। कैसा मानेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन एक्चुअली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ओके, और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से भाई, अब देखिए डस्टर है, इस पर भी 3 तरीके हो सकते हैं। ये क्या आपका लाइन, इसको एज बोल सकते हैं, लाइन है। ये क्या है, सरफेस। अगर पूरी की बात करूँ तो क्या हो, वॉल्यूम। तो इसी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी, लीनियर। ओके, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सपोज करिए एक वायर है, इस वायर पे क्यू चार्ज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखते हैं, लैम्डा, और ये होता है आपका क्यू ओवर डेल्टा एल। ओके, मैंने आपको बताया था बिकॉज पूरी वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो सकता, तो हम क्या मानते हैं, स्मॉल
पर्टिकुलर पार्ट को मार्क करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपका सरफेस, ओके, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं सिग्मा से। कैसे? सिग्मा से। ये क्या होगा आपका चार्ज को आपको कहीं पे बांटना है सरफेस पर। ओके, और सरफेस को कैसे लिखते हैं? ए या एस, आपकी मर्जी कुछ भी लिखिए। ओके, तो अगर स्मॉल सरफेस है तो स्मॉल चार्ज होगा। इसी तरह से थर्ड आपका क्या होगा? वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं आपका रो। ये होगा आपका डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वी। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आपका क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो चार्ज है वो कैसा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ऐसा होता नहीं। ओके, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है कि जो क्वेश्चंस हैं, ओके, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं इसको लिख नहीं सकता, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। मतलब एक आपके पास क्या है? स्फीयर है जिसका जो मास है वो कितना? 1 ग्राम है, और वो आपको कैरी कर रहा है 6 माइक्रोकूलम को। ओके, प्लस का है। दिस स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम। तो इस जो स्फीयर है उसको हमने लटका दिया। कहाँ पे लटका दिया? आपका 400 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की ओर। कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग, मतलब आपको जो वायर है, जो आपके तार है, उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन को। आगे बढ़िए। व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर वर -6 माइक्रोकूलम। अगर आपका जो चार्ज है वो माइनस का हो जाए, -6 कूलम का हो जाए, तो इस केस में टेंशन क्या होगी? तो आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो चार्ज है वो प्लस का है, दूसरी कंडीशन है कि चार्ज क्या? माइनस का है। ओके, तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमेशा नीचे की ओर है। तो इस केस में, दोनों केस में आपको पता करना है टेंशन कितनी होगी आपका स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए पहला केस, ये आपकी क्या है? स्फीयर प्लस 6 माइक्रोकूलम। ओके, इसका अपना मास है, तो एक वेट का लगेगा नीचे की ओर, हमें पता है नीचे की ओर। ओके, और दूसरा यहाँ पर क्या लगेगा? टेंशन। इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ की ओर है? भाई नीचे की ओर है। ओके, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, ओके, ये आपका जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज हो गई, वो हो गया माइनस में। क्या हो गया? माइनस में। ओके, माइनस का होते ही जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो हो जाएगा आपका इस बार ऊपर की ओर। ओके, और टेंशन क्या है? टेंशन तो ऊपर की ओर होगी। मास कहाँ की ओर लगेगा? मास की वजह से जो वेट है वो कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा। ये आपका पहला केस है, ये आपका क्या है? दूसरा केस है। ओके, तो जो गिवन है उसको देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? 400 न्यूटन पर कूलम। चार्ज कितना है आपका? एक बार -6 कूलम और एक बार +6 माइक्रोकूलम। ओके, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया हमने, ठीक है। मास कितना है? 1 ग्राम। ओके, अगर इसको केजी में चेंज करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ केजी। वो आपको पता है कैसे किया? 1000 से हमने क्या किया? डिवाइड किया। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला केस, यहाँ पर पहले केस में आप देख सकते हैं कि 3 फोर्स लगेगी। जो टेंशन है वो अपने में फोर्स है कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। mg भी क्या है? फोर्स है, जो वेट है कहाँ की ओर? नीचे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ? नीचे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। वो कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। तो दो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की ओर है और एक की कहाँ? ऊपर की ओर। ओके, अगर हम माने कि इक्विलिब्रियम, बिकॉज हमें यहाँ पर मान के चलना है इक्विलिब्रियम। ओके, अपने आप ही। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेंशन, ओके, वो इक्वल किसकी होगी? mg प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो यहाँ पे देखिए टेंशन इक्वल किसके हैं? mg प्लस Fe। ओके, m कितना है? 10⁻³ g कितना है? वैसे 9.8 होता है, बट हम नहीं लिखेंगे, हम इसको 10 लिखने वाले। ओके, लेकिन हाँ एग्जाम में आपको बहुत मतलब कोशिश करनी है कि जो आपको g की वैल्यू गिवन है आप वही लिखें। ओके, वैसे 9.8 होती है, आप चाहे तो 9.8 लिख के भी काम कर सकते हैं। Fe, ओके, हमने भी पढ़ा है कि F इक्वल क्या होते हैं? सॉरी, E इक्वल F/Q। तो F इक्वल क्या होगा भाई? E इंटू क्यू। ओके, तो E इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखो, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻²। ये क्या हो गया E 400, क्यों कितना है आपका फर्स्ट केस में प्लस का है ना, तो 6 कितने माइक्रो, माइक्रो क्या मतलब होता है 10⁻⁻6, तो हमने क्या लिखा है 10⁻⁻6 लिया। अब आपको इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व तभी होगा तब इनकी जो पावर है वो क्या हो इक्वल हो। तो हमें सबसे पहले पावर इक्वल करनी है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4। ओके, ये चीज़ समझ आती है आपको आई थिंक। तो हमारा टेंशन क्या हो जाएगी आपकी -2 4 × 6 × 10⁻⁻4। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है -2 करना है। -2 का मतलब है कि जो पॉइंट है यहाँ पर आप बढ़ा दीजिए। ओके, ये चीज़ आपको अगर नहीं आती तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁻4। ओके, इसका ये मतलब है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से 1/10⁻4, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस में, शायद वहाँ पे देखिएगा नहीं। ओके चलो यहीं पर आइए आपको हम समझाते हैं। इसका क्या मतलब है अभी, इसका मतलब है कि पावर ऊपर प्लस में है तो नीचे क्या में आ जाएगी, सॉरी ऊपर माइनस में नीचे क्या में आएगी प्लस में। ओके, तो 10 की पावर कितनी है 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या है 4 जीरो, तो 4 जीरो हो गए। ओके, 2 जीरो से यहाँ पे क्या ले जाएगी पॉइंट। ओके, कितने बचे 2 जीरो, तो कहाँ जाएगी ऊपर, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻²। ओके, पॉइंट तो कितना हो गया 6 4 जा 24, तो हम लिख सकते हैं 0.24। 10-2 ये 100 कहाँ गया ऊपर गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं ये क्या है 1 के मल्टीप्लाई में, हम मान सकते हैं 1 के मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 + 0.24 कितना होता है, ये होगा 1.24 × 10⁻²। ओके, तो ये आपका इतना टेंशन वहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये क्या होगा न्यूटन। ओके, तो ये आपका आंसर है। दूसरा केस हम क्या माने कि जो फोर्स है वो कहाँ की ओर एक्ट कर रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर एक्ट करने का मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई चेंज हो गई। ओके, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस में, ऑफकोर्स माइनस में आएगी। अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई, माइनस का केवल मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो गई और कुछ नहीं होगा। ओके, तो हमने ये क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। ओके, 1 माइनस क्या करना है 24 मतलब 0.24। अगर आप एक में से 24 को माइनस मतलब 0.24 को माइनस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 0.86। ओके, तो यार कितना आ गया 0.86 × 10⁻² न्यूटन। तो ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का, एंड होप आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। 4 चार्जेस इच इक्वल टू -q, तो 4 चार्जेस जिनकी वैल्यू क्या -q है आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, जो कहाँ पे रखे हुए हैं 4 कॉर्नर पे किसी स्क्वायर के। एंड अ चार्ज +q, दूसरा चार्ज है +q इज एट इट्स सेंटर, जो कहाँ पर है इसके सेंटर पर है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम कहाँ पर हो इक्विलिब्रियम में हो तो वहाँ पर आपको क्या निकालना दी वैल्यू ऑफ स्मॉल q। ओके, तो आपको स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है जब आपके 4 चार्जेस -q कैपिटल Q वे कहाँ पर रखे हो स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हो। ध्यान रहे आपको दिया हुआ कहाँ पर है इक्विलिब्रियम में, तो आपकी जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ पर हमने पढ़ा था अगर सिस्टम कहाँ पर हो इक्विलिब्रियम में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉर्नर्स पे चार्ज है उनके थ्रू हम फोर्स निकालिए किसी एक कॉर्नर पर। देन जिस कॉर्नर पर आप चार्ज निकालोगे मतलब फोर्स निकालोगे उस कॉर्नर से जो सेंटर है उसके बीच में फोर्स लेके क्या लेके फोर्स निकालेंगे, और वे फोर्स आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पर आए आप सपोज कीजिए ये क्या आपका मान लीजिए स्क्वायर है। ओके, अब ये ए है बी सी डी, हर कॉर्नर पे चार्ज कितना है -q, कितना है -q। अब इसका सेंटर पता कैसे चलेगा भाई, सेंटर पता जब चलेगा जब हम इसके जो डायगोनल्स है उनको क्या करेंगे मिलाएंगे, तो डायगोनल यहाँ पे मिली तो ये क्या ओ यहाँ पे क्या रखा हुआ है +q चार्ज। ओके, अब यहाँ पर आइए हमें यहाँ पर क्या करना है किसी एक कॉर्नर को पकड़ना है। सपोज करो हमने बी को पकड़ लिया, अब इस बी पर सी ए और डी
ओके, बाकी तीनों कॉर्नर की वजह से हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। ओके, वो निकालने के बाद फिर बी और ओ के बीच में फोर्स निकालना है। किसके बीच में, बी ओ के बीच में। ओके, और उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, बिकॉज वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए और बी के बीच में फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो हमेशा अलोंग होता है किसके, एक्सिस के। तो हमेशा जो ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ओके, तो ये क्या आपका ए बी के बीच में फोर्स। इसी तरह से सी और बी के बीच में फोर्स होगा, किसके बीच में, सी और बी के, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, सी और बी। ओके, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90। इसी तरह से डी और बी के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा सीधा इस तरह से। ओके, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एफ डी बी। ओके, अब हमें फोर्स निकालना है किसके बीच में, बी और ओ के बीच में। तो वो हमने लिख लिया फोर्स बी ओ। ओके, बी से ओ पर फोर्स। अब यहाँ पे देखिए फोर्स जो है वो क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जब वेक्टर क्वांटिटी, जब दो वेक्टर्स सपोज करो ए और बी किसी एंगल्स पर हो तो उनका जो आपका रिजल्टेंट होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट। सपोज करो कि रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आर। तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये हमने 11th में पढ़ा था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। ओके, और वो हमेशा क्या मिलता है, ए और बी के बीच में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स कौन सा, एफ ए बी, फोर्स एफ सी बी के बीच में एंगल कितना, 90। ओके, अब इसका मतलब है कि जो इनका रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट, वो भी कहाँ मिलेगा, इसी लाइन पे मिलने वाला है। हमने मान लिया कि जो उसका रिजल्टेंट है कितना है, एफ है। रिजल्टेंट किसका, एफ ए बी का और एफ सी डी सी बी का, हमने क्या माना, एफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो हमने क्या मान लिया कि भाई ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल सब किसके हैं, ए के। ओके, अगर हम क्या निकाले, डायगोनल निकालें, क्या निकालें, डायगोनल ए सी या फिर आपका बी डी। ओके, क्योंकि आप इसका डायगोनल क्या है, ये भी ए ये भी ए, तो कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, √2 ए स्क्वायर। ए कहाँ जाएगा, रूट से बाहर, तो आपका क्या जाएगा, ये हो जाएगा ए √2। ओके, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं ए ओ या ओ सी या बी ओ या ओ डी। लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी बी ओ की, बिकॉज हमें बी से ओ पर फोर्स निकालना है। तो बी ओ क्या होगा आपका, बी ओ आपका आधा हो जाएगा किसका, बी डी का। तो बी डी का आधा, बी डी का आधा, तो बी डी कितना है, a√2/2। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F = 1/4/ε, है ना, Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला था ना। जो 1/4/ε है उसको हमने नाम क्या लिखा है, के। क्या दे दिया, के। हमने के इसलिए दिया कि उसको शॉर्ट करने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए एफ ए बी, एफ ए बी का मतलब है ए से बी के बीच में लगने वाला फोर्स। तो क्या होगा 1/4/ε। ओके, क्यू क्यू मतलब चार्ज का प्रोडक्ट। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो फोर्स है वो क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज भले माइनस में हो, लिखना आपको प्लस में है, लिखना क्या में, प्लस में। तो क्यू इंटू क्यू ओवर इनके बीच का डिस्टेंस। ओके, हमने इसको क्या मान लिया, 1/4/ε को हमने क्या मान लिया, के मान लिया। ध्यान रखना इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर। ओके, ये हमने स्पेशली, ओके, तो बाइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, यहाँ पे देखें। तो ये हमने क्या माना, के माना। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्या जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ का निकल गया फोर्स एफ और ए बी के बीच में। इसी तरह से फोर्स निकालना आपको एफ सी और बी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे देखिए फोर्स सी बी, तो 1/f को हमने क्या माना, के। दोनों चार्ज का क्या प्रोडक्ट, तो Q इंटू क्यू
ओके, और इनके बीच की दूरी क्या होगी आपकी ए, तो फॉर्मूला क्या होगी आपका ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एफ ए बी इक्वल किसके, सी बी के। अब इसी तरह से आप डी और बी के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स कौन सा है, ओके बी डी, तो 1/एप्सिलॉन को के, चार्जेस कितने हैं क्यू क्यू, और इनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये रहा डेल, ओके a√2, तो a√2 का स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिलेगा आपका q का स्क्वायर a का स्क्वायर, जब √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा, ओके। तो ये क्या आपका एफ बी डी। अब हमें फोर्स निकालना है किसके बीच में, बी ओ के बीच में, ओके। तो फोर्स बी ओ 1/एप्सिलॉन, इसको मैंने क्या मान लिया के, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, दोनों चार्ज का क्या प्रोडक्ट, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इनके बीच की क्या दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है a√2 और 2, a√2 और 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, a का स्क्वायर 2, नीचे 4, 2 से 4 कैंसिल, ऊपर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिखते हैं क्यू 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर a का स्क्वायर, ओके। तो ये आपका फोर्स है एफ बी ओ। अब हमें पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ओके, तो जो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स है वो आपका इक्वल होना चाहिए किसके, इस डायरेक्शन में फोर्स। यहाँ पे देखिए जो आपका एफ है वो क्या था, रिजल्टेंट किसके बीच का, एफ ए बी और एफ सी बी की, ओके, जो कहाँ पे पड़ रहा है एफ डी बी के बीच में, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना है, ओके, और ये रिजल्टेंट उसी लाइन पे पड़ रहा है जहां पर कौन है एफ डी बी है, तो बाद में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड, उनको ऐड करने के बाद वो इक्वल किसके हो गए एफ बी ओ। तो यहां पे देखिए तो मुझे यहाँ पे देखो कहने का मतलब ये था कि जो एफ बी ओ है, ओके, इक्विलिब्रियम है, तो इक्वल किसके होगा एफ प्लस एफ डी बी के, ओके, या बी डी के। तो एफ क्या है आपका रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट ए बी और सी बी का, ओके। तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो हमने आपको बताया, ये ए का मतलब एफ सी बी, बी का मतलब एफ ए बी, ओके, एफ ए बी का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर 2, एफ ए बी एफ सी बी cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये कंप्लीट 0, ओके, एफ ए बी का होल स्क्वायर, एफ सी बी किसके इक्वल है भाई एफ सी बी, ओके। यहाँ पे देखो एफ सी बी इक्वल किसके एफ ए बी, तो एफ ए बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 एफ ए बी का होल स्क्वायर, तो √2 बाहर कौन आ गया एफ ए बी, ओके। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कितना है √2 एफ ए बी। अब इस सारी वैल्यू को कहाँ रखिए, इस वाले में रखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाले हैं आपको, तो पहले यहाँ पे रखिए एफ ओ बी, एफ ओ बी की वैल्यू ये रही क्यू 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर ए स्क्वायर, ओके। आपका एफ कितना आया, ये रहा √2। एफ ए बी की वैल्यू आप पीछे से देख के लिख सकते हैं, वो हमारा आया था के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। इसी तरह से यहाँ पे कौन है एफ बी डी, तो एफ बी डी का वैल्यू था के क्यू स्क्वायर 2 ए स्क्वायर। तो ये सारी हमारे पास वैल्यू थी, हमें क्या निकालना है स्मॉल क्यू। अब यहाँ पे देखिए सभी से के कैंसिल है, ओके, साथ ही साथ सभी से ए कैंसिल मतलब ए स्क्वायर कैंसिल है, और साथ ही साथ ए क्यू कैंसिल है, तो यहाँ पे क्या बचा 2q, यहाँ पे क्या बचा √2, साथ में ए क्यू, बिकॉज ए क्यू से क्यू कैंसिल है, ऐसे यहाँ पर क्या बचा ए क्यू, और में क्या बचा 2, ओके, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, क्यू बाहर आ गया, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो जो क्यू क्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, √2 प्लस 1/2। ओके, तो ये था हमारा क्या फॉर्मूला। दूसरी बात, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज है प्लस का होना चाहिए ये वाला। ओके, तभी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये था आपका आंसर। ओके, एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 2 चार्जेस हैं, ओके, पॉइंट चार्ज, एक का वैल्यू प्लस क्यू है, एक का माइनस क्यू है, जहाँ कहाँ पर रखे, ए और बी पर। ओके, अगर उनको किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ, किसी फिक्स डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में फोर्स कितना है, एफ है, जब चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसने कहा इफ 25% चार्ज ऑफ ए, तो ए का 25% चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर दे किस पर, बी पर, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, तो अगर 25% चार्ज ए से कहाँ पे पहुंचा दिया, बी पर, तो उस केस में फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला केस, चार्ज कितना है, प्लस क्यू, ये कितना है, माइनस क्यू, ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, हमने मान लिया आर। इस केस में फोर्स कितना है, एफ है। ओके, अगर मैं कूलॉम्स लॉ से लिखूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/एप्सिलॉन प्लस क्यू माइनस क्यू और आर स्क्वायर। मैंने बताया था कि जो फोर्स है क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस होगा तो प्लस ही लिखोगे। ओके, तो ये फोर्स है इस केस में, पहला केस। अगर क्या हो, इससे 25% चार्ज किसको दे, माइनस क्यू को, तो 24% का मतलब है चौथा हिस्सा। कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा इससे निकाल के इसको देना है, मतलब इसमें माइनस करना चौथा हिस्सा, इसमें प्लस करना। तो यहाँ पे देखो, तो प्लस क्यू, इसका चौथा हिस्सा यहां से निकाल के किसको दे दिया, माइनस क्यू को। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। डिस्टेंस वही रहेगी जो पहले थी, तो अगर हम इसका चौथा हिस्सा यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे क्या रह गया, तीसरा हिस्सा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3q/4। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -3q/4। ओके, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी केस, क्योंकि ए केस में तो फोर्स हमने निकाल दिया, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4/एप्सिलॉन, ये हमने नाम दे दिया एफ डैश। ओके, बिकॉज जब चार्जेस क्या थे, क्यू और माइनस क्यू, देन फोर्स क्या था, एफ, अब नाम क्या दे दिया, एफ डैश। एफ डैश का मतलब है चार्ज क्या ट्रांसफर कर रहा, ए से बी पर। ये क्वेश्चन कभी नीट में आया था, ओके, 2019। ओके, तो भैया दोनों चार्ज का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब गुना। तो 3q/4 जैसे ये बताया था, माइनस को क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ओके, इतने तो आप होशियार हो। 3 कितना हो गया, 9, क्यू स्क्वायर, 4 का 4 मल्टीप्लाई तो कितना हुआ, 16, और आर स्क्वायर कितना है, एफ डैश। ओके, हमें क्या निकालना है, एफ डैश ना, किससे कंपेयर करना है, एफ से करना है। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश, तो 9/16 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो 1/एप्सिलॉन कैपिटल क्यू आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है भाई, एफ के ना। तो जो नया फोर्स होगा वो मल्टीप्लाई होगा किसके, 9/16 के। ओके, पुराने फोर्स से। तो ये थे आज के क्वेश्चन आपके लिए, एंड होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, अगर आपको कंटेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है, और हाँ थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज काफ़ी कम है अभी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमें, और अगर हमारा टारगेट पूरा होता है 1000 का, अभी तो 1000 है, बाद में कुछ होता अलग बात है। अगर 1000 पूरे होते हैं तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए। ओके, और हाँ, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ऑफकोर्स इसी चैनल पर आपको बायो, मतलब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ओके, ये सभी आपको मिल जाएगा। ओके, तो होप मेरी यही है कि आप सभी थोड़ा सपोर्ट करोगे। ओके,
तो इसी उम्मीद के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।